हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और टॉपिक है इसका हीट एंड टेम्परेचर। जी हाँ, हीट एंड टेम्परेचर। काफी लोग रखते हैं सर सेम ही तो बात होगी ना, हीट टेम्परेचर, टेम्परेचर हीट, जबकि सेम बात नहीं होती। ठीक है, कुछ अलग कहानियां होती हैं इसके अंदर। तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। पहले फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देख लो कि हीट और टेम्परेचर को पढ़ने से पहले हमारे पास फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, और बड़ी सिंपल सी कहानी होने वाली इस टॉपिक के अंदर, ज्यादा कुछ परेशानियां नहीं होती हैं, बस मेरे साथ साथ चलते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जहां बोल दूं नोट कर लो, उसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या होता है बेटा। इन आवर डेली लाइफ वी नो दैट अ यूटेंसिल प्लेस्ड ऑन फायर व्हेन टच्ड विद हैंड्स अपीयर्स हॉट। ठीक है, अब जैसे मान ले किसी पतीले में चाय बन रही है ना, अब तुम सुबह सुबह नींद से उठे और तुम चले गए मम्मा मम्मा करते हुए और तुम चले गए किचन में। अब तुमने अगर वो देख लिया कि अच्छा चाय बन रही थी क्या, अब वहां पे जस्ट गैस को बंद करके रखा था मम्मी ने, है ना। अब वहां पे तुमने अगर उसको छू लिया तुमको मजा आ जाएगा। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे एक तरह से हीट का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे एक तरह से हीट का ट्रांसफर हुआ है। अ पीस ऑफ आइस टेकन इन हैंड अपीयर्स कोल्ड, है ना। अगर आपने एक बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों पे रख लिया तो ऑब्वियसली बहुत ठंडा सा फील होता है। तो ये जो सेंसेशन आते हैं ना कि कोई चीज ठंडी लग रही है, कोई चीज गर्म लग रही है, ये सेंसेशन तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव होगा हीट और टेम्परेचर की तरफ आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो। इफ स्टीम इज पास्ड इन वाटर देन द वाटर बिकम्स वार्म। सही बात है, जब भाप, जब स्टीम को पास करवा देंगे, जब स्टीम को पास करवा देंगे वाटर के थ्रू, देन द वाटर बिकम्स वार्म, देन द वाटर बिकम्स वार्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इज केप्ट इन फायर द अदर एंड ऑफ इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ना तुम्हारे पास कोई फायर का सोर्स है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई तो भी ना फायर का सोर्स है। अब मान ले यहाँ से निकल रही है आग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने एक रॉड को प्लेस कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे एक रॉड को प्लेस कर दिया है और मैंने इसको रॉड को ना यहाँ से मैंने पकड़ के रखा है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं अपने हाथ को डाल दूंगा आग के अंदर, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के रखा है इस तरफ से। लेकिन क्या है, जब ये गर्म होगा धीरे धीरे तो पता है क्या होगा, यहाँ से ना जो हीट है वो डेवलप होगी और हीट फिर धीरे 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 करते 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 यहाँ तुम्हारे हाथ तक पहुँच जाएगी। आया समझ के नहीं आया, आया समझ के नहीं आया। इसका मतलब हीट ट्रैवल कर रही है, दैट्स फॉर श्योर। तो ये वाली बेसिक कहानी होती है। तो ये पर्सपेक्टिव अपना जनरल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ अबव फैक्ट। ये इन सब चीजों के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या हो सकता है। ये चीजें डेली लाइफ में होती है अपने साथ। ठीक है, जैसे अब किसी यूटेंसिल को आपने अगर प्लेस किया फायर के ऊपर, उसको अगर आपने टच कर दिया तो ऑब्वियसली हीट का फ्लो कर जाएगा तुम्हारी बॉडी तक, तुम्हें गर्म लग जाएगा। अगर तुमने हाथ में बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है तो वो ठंडा लगेगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर किसी कहीं पे फायर प्लेस है, अगर एक रॉड तुमने वहां पे डाल दिया तो वो जो गर्माहट है, जो हीट है, वो दरअसल ऊपर तक भी ट्रैवल करेगी, तुम्हारे हाथों तक भी पहुंचेगी। इसका मतलब यहाँ तुम्हारे पास जनरल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए हीट और ट्रांसफर के फ्लो के लिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हीट जो है ना, जो एनर्जी है, वो बेसिकली ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम सोर्स टू एनी अदर पॉइंट एज वेल। ठीक है, चलो। तो इस सब के पीछे का कॉज क्या होगा, द आंसर लाइज टू नो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यहां पे इस चीज को आंसर आउट करने के लिए आपको थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, जो हमारे टॉपिक का नाम भी है। इसके लिए हमको हीट और टेम्परेचर को बकायदा बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना पूरा फंडा क्लियर है, इतना पूरा फंडा क्लियर है। तो ये हमारा जनरल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है। ऐसा हमारे साथ होता रहा है, ऐसा हमारे साथ दिन भर में 10 बार हो जाता है। तो ये अपना जनरल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंटायर स्लाइड। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब जरा कहानी को लेकर के आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाइए। पहले डिफाइन कर लेते हैं हीट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर पर भी मैं आपको लेकर के आ जाऊंगा। अब हीट के बारे में काफी लोगों ने काफी चीजें सुन करके रखी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सटीक बात जो है ना, जो कि मैक्सिमम लोग जानते हैं, वो ये होता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यार ये अपन ने सुना है बहुत बार कि हीट क्या होता है सर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अगर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फिर आप इस बात को कोट करने से नहीं चूकोगे कि हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स। अगर हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, हीट की यूनिट हो जाएगी जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और दूसरी बात, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
अगर हीट का यूनिट हो गया है जूल, अब हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये भी तो बता दो, ये भी तो बता दो बेटा। तो हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना। अब मैं जरा एक बार कंफर्म कर दूं आप लोग को, हीट एनर्जी होती है तो Ml2T-2, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई परेशानी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो पहले फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या होता है डेली लाइफ के हिसाब से वो आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस, ठीक है। एनर्जी का फॉर्म तो होता है, लेकिन ये हमारे साथ क्या अलग कर देती है, तो इट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्माहट की फीलिंग, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्दी हो गई तो आप वहां पे स्टीम, वो वेपर लेते हैं ना अपन जाकर के, ठीक है। तो वो वेपर से क्या हो रहा है, अब वो हीट का ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वहां तो बाकायदा फील आता है कि इट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। वी नो दैट एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सही बात है, सटीक बात है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, एंड इट्स टेम्परेचर एंड द मॉलिक्यूल्स में पोजेस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को, अब देखो भाई साहब, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब अगर मैंने सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करी तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में आ जाएगा वाइब्रेशन, आएगा कि नहीं आएगा? तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स का ये मोशन मैंने आपके लिए कोड कर दिया कि वाइब्रेशनल मोशन होता है, लेकिन क्या सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है? नहीं, ऐसे 3 तरह के मोशन होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, और तीसरा होने वाला है रोटेशनल मोशन। तो पहले जरा एक बार देख लें इसको। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर मॉलिक्यूल्स का मोशन आपको दिखता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। वहीं दूसरा क्या होता है बेटा? वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इस टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। बेसिकली ऑसिलेशन है बट इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग के लिए यहाँ पे कोट कर दूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल तुमको दिखाता हूं मैं। मान लो ये फिक्स सीलिंग है, मान लो कि ये फिक्स्ड सीलिंग है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम बॉब लेते, एक अपन ये लेते हैं, ये लिया और ये बॉब यहाँ पे अपन ने अटैच कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा ना तो ये पूरा स्विंग करता हुआ आ जाएगा कुछ इस तरह यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात जरा सुनना, ये आ गया इसका फाइनल पोजीशन। तो पहले अच्छा इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको हम बोल देंगे राइट एक्सट्रीम और इसको हम बोल देंगे बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम। तो आपने एक बात यहाँ पे गौर करी, जैसे मैंने इस बॉडी को यहाँ से छोड़ा तो बॉडी ऐसे स्विंग करते हुए यहाँ तक आ गई, फिर स्विंग करते हुए यहाँ चली जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर वापस यहाँ जाएगी, फिर वापस यहाँ आएगी, फिर वापस यहाँ जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है कि पहले मीन पोजीशन को ना, ये जो बॉडी है वो पहले मीन पोजीशन को राइट से अप्रोच कर रही है, फिर लेफ्ट से अप्रोच कर रही है। अप्रोच का मतलब समझ में आता है किसी के पास जाना या किसी के पास जाने का ट्राई करना, इसे कहा जाता है अप्रोच करना। तो अब क्या होता है, जैसे मैंने इस बॉडी को यहाँ पे छोड़ा तो ये बॉडी ना दरअसल मीन पोजीशन को पहले राइट से अप्रोच करेगी, फिर ऐसे, फिर लेफ्ट से अप्रोच करेगी, फिर ऐसे, फिर राइट से अप्रोच करेगी, फिर लेफ्ट से अप्रोच करेगी। तो ये जो ऐसे ऑल्टरनेट अप्रोचिंग कर रही है ना, पहले राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, इस तरह के मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। इस तरह के मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर हुआ पूरा फंडा बेटा? इस तरह के मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। अब यही ऑसिलेशन, अच्छा टू एंड फ्रो मोशन जो है ना बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन। जब आप ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हो ना तो वहां पे आपको इस वर्ड का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ऑसिलेटरी मोशन के डेफिनेशन में यू एसेंशियली नीड टू यूज द वर्ड टू एंड फ्रो मोशन। समझ गए इस पूरी बात को? अब जरा गौर करना। तो सर वाइब्रेशन क्या होता है? जब यही ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, ठीक है, जब इसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो ना जब वो बढ़ जाती है तो वो कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, ये रहा तेरे पास मीन पोजिशन, ये रहेगा तेरे पास कहीं पे राइट एक्सट्रीम और ये रहेगा तेरे पास लेफ्ट एक्सट्रीम। तो जब फट से ऐसे, फिर ऐसे, फिर लेफ्ट से राइट से अप्रोच, फिर लेफ्ट से अप्रोच, फिर राइट से अप्रोच, फिर लेफ्ट से अप्रोच, जब इतना बहुत तेज फ्रीक्वेंसी से होता है ना, तो जब फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई तब जाकर के उस मोशन को आप फिर ऑसिलेटरी बोलने से बेटर है वाइब्रेशनल मोशन बोल दो, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई कर दी जाए, अगर फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा हाई कर दिया जाए तब वो जो मोशन है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई
the motion, if frequency is high, then the motion is called vibrational motion. Then the motion is called vibrational motion. Then the motion is called vibrational motion. इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी आप लोग को, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, उसके बाद वाइब्रेशनल मोशन होता है, और फिर क्या होता है बेटा, रोटेशनल मोशन। लाऊंगा उसके ऊपर लाऊंगा। एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोशन है बट विथ अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो इट बिकम्स ऑसिलेटरी मोशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो क्लियर करें। ओके ओके ओके, ठीक है। अब अपने पास क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। ये जो टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है ना, वो दिखाता है किसके अबाउट है, मीन के अबाउट दिखाता है ना। इसका मतलब ये कि पहले मीन को अप्रोच करेगा राइट से, फिर मीन को अप्रोच करेगा लेफ्ट से, फिर वही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलो ओके, कूल, गोइंग गुड, आगे बढ़ो। तीसरे तरह का जो मोशन होता है विच इज बेसिकली रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब उसके बाद इनफैक्ट द एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लीजिए जब ये मॉलिक्यूल्स है, जब ये एटम्स है, जब ये मूव कर रहे हैं, कोई सा भी मोशन हो, ट्रांसलेटरी मोशन हो, वाइब्रेशनल मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, भाई किसी भी तरह के मोशन में है तो ऑब्वियसली दे आर एग्जिबिटिंग सम टाइप ऑफ एनर्जी ना। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद कॉन्फ़िगरेशन या फिर रैंडम मोशन ऑफ द एटम मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी के साथ ही सारे एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो अपना एक स्पेसिफिक टाइप का मोशन जो है वो दिखा रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। नाउ हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। बेटा यहाँ पे जो लॉजिक कोट किया गया है ना, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी बहुत ही शानदार बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जरा गौर करिएगा, हीट अगर किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है तो उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। क्या हो सकता है, उन दोनों बॉडीज के बीच का, उन दोनों सिस्टम्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन ट्रांजिट। इट्स एज सिंपल एज दैट। हीट एनर्जी, वो यहां पे लिखा भी हुआ था ना कि हीट एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और हीट कब तक फ्लो करेगा, दो बॉडीज के बीच में हीट सिर्फ तभी तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक है। और हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। चलो ओके ओके डन। एक काम करिए बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आपके पास यहाँ पे डायग्राम में बकायदा गिवन था कि ये था अपने पास ट्रांसलेशनल मोशन, ये था अपने पास वाइब्रेशनल मोशन, और ये था अपने पास रोटेशनल मोशन किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वी नो दैट अ हॉट, यहाँ पे एक और बेसिक पर्सपेक्टिव आप लोग के सामने डेली लाइफ से उठाया गया। वी नो दैट अ हॉट कप ऑफ टी इफ लेफ्ट ऑन टेबल, गर्म चाय की प्याली को अगर टेबल पे छोड़ दिया जाए देन इट कूल्स डाउन, ठीक है। तो गर्म कप में अगर चाय है या चाय गर्म है कप के अंदर, अगर उसको अपन ने टेबल में रख दिया, टेबल पे रख के छोड़ दिया, तो कुछ समय के बाद जो है ना वो कूल डाउन होने वाला है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, इन द आइस कोल्ड वाटर इफ लेफ्ट ऑन द टेबल इट वार्म्स अप, ठीक है। अगर एकदम ठंडा पानी टेबल पे रख के छोड़ दो या कहीं भी रख के छोड़ दो तो वो क्या है, कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। इन बोथ द केसेस हीट इज ट्रांसफर्ड। ये बात तो बिल्कुल सटीक है, दोनों ही केसेस में हीट ट्रांसफर हुआ है। जब वो गर्म कप में जो चाय थी जब वो बाद में ठंडी हो गई तो हीट गरम कप ऑफ चाय, जो हॉट कप ऑफ टी था, उससे जो हीट है वो निकल गई है बाहर, ठीक है। कहाँ गई, सराउंडिंग में गई। तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर हुआ है। और जो वो ठंडा पानी था वो कुछ समय के बाद गर्म हो गया, तो वहां पे भी हीट का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सराउंडिंग से ट्रांसफर हो गया पानी की तरफ। आया समझ के नहीं आया, पानी पहले ठंडा था और वो कहीं रूम में रखा होगा, अब वो जो सराउंडिंग की हीट है ना वो इसने अब्सॉर्ब कर ली या सराउंडिंग ने अपनी हीट ट्रांसफर करवा दी टुवर्ड्स दैट आइस कोल्ड वाटर। उसके बाद जो ठंडा पानी था वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर तो यहां पर भी हो रहा है। तो इन बोथ द केसेस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर।
सही बात है, फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द अदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, या फिर फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ हायर टेम्परेचर टू अनदर सिस्टम ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो ऐसे हीट का फ्लो हो जाता है, ठीक है। वो जो गर्म कप में चाय रखी हुई थी वो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे है एज वन कंपेयर टू सराउंडिंग, तो भाई वो जो चाय थी ना उसकी हीट कहाँ निकल गई, सराउंडिंग में चली गई, ठीक है। अब सराउंडिंग की जो थर्मल कैपेसिटी है वो इन्फिनाइट है। अब ऐसा नहीं कि तुम बोल दो कि यार सराउंडिंग को अपन ने हीट दे दी है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, तो हमें गर्मी क्यों नहीं लग रही। अरे भाई साहब, जिस सराउंडिंग की आप बात करें वो पूरा बड़ा सा एटमॉस्फेयर है, उसकी थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट है। आप उसे कितनी भी हीट दे दो, आप उसे कितनी भी हीट दे दो, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा आइडियली, ठीक है। और आप उससे कितनी भी हीट ले लो, आप उससे कितनी भी हीट ले लो, उसका टेम्परेचर नहीं घटेगा आइडियली, ठीक है। चलो, दस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अगर उन दो सिस्टम्स के बीच में हीट को फ्लो करने के लिए मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाए तो उनके बीच में हीट फ्लो हो जाएगी, और हीट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, या सिस्टम एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स अ सिस्टम एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ओके, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, तो जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ हीट पे आ गए। इसके बाद का फंडा क्या आ चुका है बेटा, यूनिट ऑफ हीट। हम लोग जानते हैं हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी से ही मैच करेगी। तो एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एसआई यूनिट जो होती है हीट की वो क्या होती है, जूल होती है। और जो प्रैक्टिकल या सीजीएस यूनिट होगी, जो मोस्ट प्रैक्टिकल या सीजीएस यूनिट होगी, वो हो जाती है कैलोरी, ठीक है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अपन जिम जाएंगे तो वहां पे अपन कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, कौन सा डाइट फूड जो होता है वो कितनी कैलोरी सप्लाई करता है, वगैरह वगैरह, ऐसी 10 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो लॉजिक क्या होता है कि आप एनर्जी के बारे में बात करते हैं वहां पे प्रैक्टिकली, और जो यूनिट आप रेफर कर रहे होते हैं ना वो रेफर कर रहे होते हैं कैलोरीज को। किसको बेटा, कैलोरीज को। कितनी कैलोरीज तुमने बर्न कर ली, है ना। ये सब बहुत कॉमन लिंगो वाले टर्म्स होते हैं, आप लोगों ने सुन के रखे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स, ठीक है, तो सीजीएस या जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है कैलोरीज के बराबर। किसके बराबर, कैलोरीज के बराबर, ठीक है। 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट। अब यहां पे आप डिफाइन कैसे करोगे कैलोरी को, तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान देना, गलती मत करना, बहुत ही प्यारी बात है। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, जो कि हम हीट के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी पूरा स्पेसिफाइड है कि एग्जैक्टली किस टेम्परेचर से लेकर के किस टेम्परेचर तक, ठीक है। तो 1 कैलोरी इतनी अमाउंट ऑफ हीट होती है जो जब किसी 1 ग्राम के पानी को दे दी जाए तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, वो भी 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आया को समझ, चमका, पक्का, डैम श्योर, क्लियर हो, ओके। अब हमारे पास फंडा क्या होता है कि सर कैलोरीज में एक्सप्रेस कर दिया, दैट्स गुड इनफ, लेकिन हम लोग जो जनरली बात करते थे पहले, जिम वगैरह जाओगे तो दे विल ऑब्वियसली टॉक इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं एनर्जी के, हीट के, वो हमने जूल्स में ही एक्सप्रेस किया हुआ था। तो अगर हमें कुछ रिलेशन अगर ऐसे डिराइव करना हो, अगर हमें कैलोरी में बात नहीं करनी, ठीक है, हमें बात करनी है जूल के ही टर्म्स में, तो फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए। तो बिल्कुल ये रहा आपका कन्वर्जन फैक्टर, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल्स, जिसको पता है अप्रोक्सीमेटली ना, कई बार न्यूमेरिकल करने के टाइम पे यू कैन obviously take it as approximately 4.2 joules, ठीक है। आया समझ बेटा, तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया।
ऐसा यूनिट ऑफ हीट हो गया। अब आ गए हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो हीट अलग, टेम्परेचर अलग, पूरा मसला अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी ना इन दोनों का फीलिंग इतना करीब करीब का है कि आप हीट और टेम्परेचर में ना इतना क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे ना डिस्टिंग्विश तो करना पड़ेगा बिकॉज वो चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर लिखा हुआ है, हीट अलग वस्तु है, टेम्परेचर अलग कहानी होती है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में क्या बोला गया, ऑफन वी कंफ्यूज टेम्परेचर विथ हीट, ठीक है, जो कि जनरल पर्सपेक्टिव ऐसा होता है भाई। टेम्परेचर और हीट में तुम्हें यूजुअली कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस होता है। तो यहाँ देखना, ऑफन वी कंफ्यूज टेम्परेचर विथ हीट, जो कि सत्य वचन है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, जो कि मैंने कहा। टेम्परेचर आपको आप डिफाइन कैसे करोगे, हीट क्या था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। कोई बॉडी कितनी हॉट है, कोई बॉडी कितनी कूल है, इस बात को आप कैसे मेजर करोगे, किस परिभाषा में मेजर करोगे, टेम्परेचर की परिभाषा में, ठीक है। टेम्परेचर गिव्स यू द मेजर, टेम्परेचर गिव्स यू द मेजर टू कैलकुलेट अबाउट कौन सी बॉडी ज्यादा हॉट है, कौन सी बॉडी ज्यादा कूल है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, भाई साहब टेम्परेचर डिफरेंस अगर आ गया ना, इसका मतलब क्या होने वाला है, हीट तो फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अगर एक बात समझ ले, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल है, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल है, तो उनके बीच में हीट का फ्लो नहीं होता। भाई साहब फ्लो किसका होगा, टेम्परेचर का फ्लो थोड़ी होता है, हीट का फ्लो होता है। आया समझ के नहीं आया, टेम्परेचर तो ये बताएगा कि अगर एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये आप टेम्परेचर डिफरेंस को देख करके बाकायदा से बता सकते हो, ठीक है। तो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देन द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिल देयर, कब तक हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो कब तक होगा, टिल देयर टेम्परेचर्स बिकम इक्वल। तो हीट के फ्लो को जस्टिफाई करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए, उसका डायरेक्शन आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कूलनेस ऑफ अ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा। तो एक काम करो बेटा, जल्दी से इस बेहतरीन से स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हो गया, हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर में और कहानी क्या है कि वी में देयरफॉर रीडिफाइन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज द थर्मल स्टेट कंडीशन ऑफ द बॉडी विच वुड डिटरमाइन, ये रहा ये रहा ये रहा, मैंने कहा था ना कि टेम्परेचर जो है वो आप लोग को हेल्प करेगा ये डिटरमाइन करने में कि हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। वी में देयरफॉर रीडिफाइन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज द थर्मल स्टेट और कंडीशन। किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, ठीक है, तो उसका थर्मल स्टेट क्या हो गया, 100 डिग्री टेम्परेचर वाला। किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो वो उसका थर्मल स्टेट या उसकी थर्मल कंडीशन हो गई ना भाई साहब, कि कंडीशन तुम्हारी थर्मली कैसी है। आया समझ। जैसे मान ले प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक जो है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आया समझ के नहीं, तो न्यूट्रल होना उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन हो गई। अब जैसे कॉपर की बात कर लो, सिल्वर की बात कर लो, एल्यूमिनियम की बात कर लो, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कंडक्टर्स होते हैं। सो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन क्या हो गई है कि कॉपर का वायर जो है ना, वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन क्या है कि वो कंडक्टर है। तो वैसे ही यहां पे हो गया। तो यहां पे थर्मल स्टेट जो है ना, टेम्परेचर को आप बोल सकते हो कि इट इज द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, जो कि ये डिटरमाइन करेगा कि क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। अगर ए वाली बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, बी वाली बॉडी लो टेम्परेचर पर है, तो इसका थर्मल कंडीशन हाई है, हाई टेम्परेचर है, इसका थर्मल कंडीशन लो टेम्परेचर है, तो हीट का फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन अगर बी वाली बॉडी हाई टेम्परेचर पर है, इसका थर्मल कंडीशन हाई टेम्परेचर हो चुका है। अब ए वाली बॉडी
बॉडी लो टेम्परेचर पर है, मतलब उसका थर्मल कंडीशन लो टेम्परेचर हो चुका है अब, तो अब ये हीट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू ए, बिकॉज हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना बेटा अभी, ये आपको काम आने वाली हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी बहुत दबा के एक तरफा तरह से, ठीक है। तो इस बात को पूरा दिमाग में ना सुपर क्लियर करते हुए चलना, और इस लेक्चर को देखने के बाद, इस लेक्चर के दौरान जो भी आप नोट्स बना रहे होगे ना, उनको नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद आपको वापस से इस चैप्टर को ना और मल्टीपल सोर्सेज से, नॉट इवन फॉर फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग के लिए भी आपको इस चैप्टर को बाकी किसी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा बकायदा यहां पे आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, इफ हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, अगर हीट फ्लो करती है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, इसका मतलब ए वाला बॉडी इज एट हाई टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ए इज हाई एंड देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी इज बेसिकली लो, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ए वाली बॉडी हाई टेम्परेचर पर है। अगर हीट फ्लो कर जाती है फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए, देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज हाई and the temperature of body A is low, ठीक है, ओके। अब if there is no transfer of heat, ये आ गया भैया, ये आ गया भैया। अगर there is no transfer of heat, मतलब A और B के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो पा रहा है, ना A से B जा पा रही है हीट, ना B से A आ पा रही है हीट, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, यहाँ पे there is no temperature difference, there is no temperature difference, because हीट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो if there is no transfer of heat between two bodies in contact, then the temperature of body A must be equal to, ये तो मस्त कंडीशन है भैया। अगर दो चीजों के बीच में हीट का फ्लो नहीं हो रहा, मतलब दोनों का टेम्परेचर जो है वो बकायदा से बराबर है, ठीक है। चलो, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी बी। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। पूरा फंडा क्लियर हो पा रहा है? पूरा फंडा क्लियर हुआ तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चलो, अब उसके बाद टेम्परेचर इज नाउ रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास एंड टाइम। तो सर यहां पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं कौन कौन सी होती हैं भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज ना 7 तरह की थी, यहाँ तो बस 3 के ही नाम लिखे हुए हैं। अब और बोला कि एक टेम्परेचर होगा, लेकिन 7 थी, मतलब 3 और मिसिंग है। तो जल्दी बता दो कि भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया कि सर इस टाइम पे आपने ये पूछा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और ये रहे उसके नाम। कर दिया बेटा? मुझे पूरा भरोसा कर ही दिया होगा। चलो अब जरा वापस आ जाओ और जरा देखना। ऑब्वियसली आपने पहले मास लिखा होगा, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मास हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? लेंथ। मास हो गया, लेंथ हो गया, फिर टाइम लिखा है क्या? टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए अपन फिर केल्विन कर देंगे। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। फिर आता है करंट, आता है बेटा करंट, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या होती है? वैसे तो होती है सर एम्पियर, तो उसका ए पकड़ लो। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बड़ा ही केमिस्ट्री वाला टर्म है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत जोरदार तरह से पढ़ लिया होगा, तो मोल होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आखिरी होता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सी लाइट कितनी चमक रही है, कौन सी लाइट कितनी चमक रही है, इसको आप फिगर आउट कैसे करते हो? बाय चेकिंग द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और बड़ा ही शानदार इसकी यूनिट होती है बेटा, ठीक है, कैंडल, कैंडेला, लाइट वहीं से निकलती है। तो यहां से ना ये बहुत ही शानदार टर्म आ जाएगा, कैंडेला, CD, ठीक है, नॉट कैडबरी बट कैंडेला। आया समझ की नहीं आया? पक्का? 3 2 1 रेडी गो डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ओके। A thermometer calibrated for a temperature scale is used to measure the value of given temperature on that scale, ठीक है। कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या होता है? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे यूनिट्स के लिए स्केल बना देना, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे यूनिट्स के लिए स्केल बना देना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैलिब्रेशन, ठीक है। मान लो अगर एक 15 सेंटीमीटर लंबा स्केल है,
तो उसका हर एक सेंटीमीटर के लिए जो कैलिब्रेशन किया था ये 0, उसके बाद 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 6 7 8 9 10, इसको कहा जाता है प्रॉपर कैलिब्रेशन, ठीक है। ओके, तो द थर्मामीटर कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गिवन टेम्परेचर ऑन दैट स्केल। ओके, इन ऑर्डर टू डिफाइन एनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दो फिक्स स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। या जैसे मान लो अगर तुम स्केल, अगर तुम लेंथ के लिए बात करो तो एक रेफरेंस पॉइंट है ना 0 सेंटीमीटर, आप हर चीजें कहां से मेजर करोगे, फ्रॉम 0 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ऐसे अब मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हर डिस्टेंस अपन कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, हर डिस्टेंस अपन कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसलिए रेफरेंस का होना जरूरी होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर्स की बात की जाएगी, तो जब टेम्परेचर स्केल की बात की जाएगी तो वहां पर भी दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो बकायदा से ले ही लिया था। अब जरा यहां पे आ जाओ, तो जो दो कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट लिए गए हैं, द टू कन्वीनियंट फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स आर द आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट। या तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोल दो, या तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, ठीक है। ऑल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड प्रेशर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो रेफरेंस दिमाग में सेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दिमाग में दो रेफरेंस पॉइंट फिक्स होने चाहिए, एक होगा फ्रीजिंग पॉइंट, एक होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा फट से। मेरे साथ साथ अगर नोट करते हुए चल रहे होगे तो एकदम अलहदा, एकदम शानदार बात होगी, अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो लेते हुए चलिए। हो गया? चलो, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शानदार। मूविंग ऑन, अब आता है टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करना है, टेम्परेचर स्केल चाहिए। टेम्परेचर स्केल में करना पड़ेगा कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करने के दौरान दिमाग में याद रखना कि जो दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं अपने पास, वो कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बोल दो, ऐसा कर लो, ठीक है। अब जो स्केल्स में, जो टेम्परेचर को मेजर करने के जो स्केल्स लिए गए थे बेटा, वो स्केल कौन कौन से थे? पहला सबसे फेमस सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, जिसको फॉर्मली सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई टेम्परेचर क्या हो, तुम बोलोगे सर गर्मी तो बहुत हो रही है, आज 44 डिग्री है, तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड बोलोगे ना मेरे भाई, क्या बोलोगे? 44 डिग्री सेंटीग्रेड बोलोगे। या फिर तुम बोल सकते हो कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फिर सेल्सियस भी बोल देते हो, ठीक है। ये जो सी है ना, दिस कुड बी यूज्ड फॉर सेइंग सेंटीग्रेड और सेल्सियस, वो दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म्स के तौर पे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल फॉर्मली नोन एज सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ये पहला होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। और तीसरा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, लेकिन सबसे फेमस नाम जो है इसका वो है केल्विन स्केल, ठीक है। इन तीन स्केल्स के बारे में, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्केल्स अपन यूज करेंगे, ये तीन स्केल्स होंगे, इन तीनों के बारे में अपने को बात करनी है, बस काम खत्म। तो पहला क्या होता है? सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, फॉर्मली नोन एज सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, और तीसरा होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या फिर आप इसको प्यार से केल्विन टेम्परेचर स्केल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीज को बेहतरीन तरह से देखना स्टार्ट करते हैं। हो गया? चलो, क्लियरिंग दिस अप, आगे आ जाओ। आ गया है सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पे ना बाकायदा से ये तीनों एक साथ दिखा दिए गए हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर स्केल, उसके बाद सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल, और तीसरा होता है अपने पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल। कोई मसला तो नहीं? चलो ठीक है। अब जरा गौर करना, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल के बारे में क्या कहानी होती है। तो भाई साहब, जो दो रेफरेंस पॉइंट आने वाले हैं, मैंने पहले से बोल के रखा था कि दो रेफरेंस पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। तो वो पहला जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप कार्यक्रम खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100। चलिए ठीक है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। उसके बाद लिखा हुआ है द स्पेस बिटवीन दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के 100 डिविजन्स दे दिए गए हैं, जिसमें एक डिवीजन जो होगा ना वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अपग्रेडेशन शो कर रहा होगा। आया समझ कि नहीं आ गया? जैसे मान ले लेंथ वाले स्केल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ वाले स्केल की बात करूं, ये मेरे पास लेंथ का स्केल है,
लेट मी कॉल दिस एज 0 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैं कैलिब्रेशन तो करूंगा ना भाई, मेरे क्या करूंगा भाई, कैलिब्रेशन, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, बेसिकली 5 डिविजन्स थे, और यहाँ पे ना ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो जो कैलिब्रेशंस है ना, वो जो डिविजन्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि एक जंप लगाने पे, ठीक है, एक डिवीजन क्रॉस करने पे कितना अपग्रेडेशन हुआ है वैल्यू में, ठीक है। जैसे मैंने अगर एक बार जंप करा तो आई विल रीच टू 0.2 सेंटीमीटर, एक और बार जंप करूंगा तो आई विल रीच टू 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो चुका है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इट वॉज डिजाइन बाई सेल्सियस इन द ईयर वगैरह अपन जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका बेटा, 100 डिग्री एट स्टैंडर्ड प्रेशर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3, 2, 1 रेडी गो, डन, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, ये अपना तो हो चुका है सेल्सियस वाला। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, फ़ारेनहाइट पे। आपको दरअसल यहाँ पे ना इसी बात का ध्यान रखना है कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, ठीक है। इट वाज डिजाइंड बाय फ़ारेनहाइट इन द ईयर 1717, ओके। हियर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज रिगार्डेड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट is defined as, is regarded as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई जिसने बनाया स्केल उसने यूनिट अपने ही नाम पे रखी, पहले वाले ने भी वही करा था, सेल्सियस रख लिया था, और इन्होंने भी सेम काम करा, डिग्री फ़ारेनहाइट रख लिया, ठीक है। करना भी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी को उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उस मटेरियल को उससे मतलब नहीं है, वो तो जब फ्रीज होना होगा तो फ्रीज होता ही है उस डिफाइंड टेम्परेचर पे, पर उस डिफाइंड टेम्परेचर को ही सेल्सियस में मेजर करोगे तो अलग अलग कैलिब्रेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे तो यहाँ पे अलग कैलिब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स होते हैं। वहाँ पे 100 डिविजन्स थे, यहाँ पे होंगे 180 डिविजन्स, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पे है 180 डिविजन्स। आया समझ के नहीं आया, इक्वल पार्ट्स में ही है बट 180 डिविजन्स लगा के रखे हुए हैं, सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स थे। आया समझ। तो अब पानी की अगर मैं बात करूं, किसी भी सब्सटेंस की मैं अगर बात करूं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए सेल्सियस में अलग कहानी चलती है, वो 0 डिग्री बोलते हैं कि उस पर हो जाएगा वो फ्रीज लिक्विड, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अलग कहानी चलती है, ये बोलते हैं 32 डिग्री होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट क्या लेके चलते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर पे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दिमाग में ये बात को सेट करना पड़ेगा, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाज द फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाज द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 212, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिविजन्स कितने आएंगे, 180 डिविजन्स आएंगे, ठीक है। अब जरा गौर करिए, इफ टी सबस्क्रिप्ट सी एंड टी सबस्क्रिप्ट एफ आर द टेम्परेचर वैल्यूज ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का टेम्परेचर की वैल्यू है, लेकिन सेल्सियस स्केल पे टी सबस्क्रिप्ट सी है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे कुछ और वैल्यू आ रही होगी, टी सबस्क्रिप्ट एफ बोल दिया अपन ने इसको, ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स रिस्पेक्टिवली। देन अब ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका ना पूरी जानकारी टटोल करके यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। देखो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर स्केल की, तो जो देखो अब यार टेम्परेचर बॉडी में कितना है वो तो कुछ भी हो सकता है, हर बॉडी बॉयल ही थोड़ी कर रही होगी, अब टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उसका 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप सेल्सियस स्केल में बात करोगे ना, तो एट एनी गिवन टेम्परेचर टी सबस्क्रिप्ट सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या था उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन कितने कैलिब्रेशंस थे, याद रखो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में 100 कैलिब्रेशंस थे, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन 100 मतलब 100 डिविजन्स थे बेसिकली, इज इक्वल टू बाई टेम्परेचर सेम ही होगा ना, मतलब जितनी गर्म वो बॉडी है, अब उसको सेल्सियस वाले में मेजर कर लो या फ़ारेनहाइट में मेजर कर लो, बात तो बराबर ही है ना। ऐसे एक बात समझ, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि एक रॉड, ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी, तो भाई इसकी लेंथ जो है वो है, लेकिन अगर आप इसको मेजर करने के स्केल डिफरेंट होंगे, इसको मेजर करने के स्केल डिफरेंट होंगे, कोई चाहे तो मीटर में मेजर कर ले, कोई चाहे तो सेंटीमीटर्स में कर ले। मैं बोलता हूं कि भाई ये 2 मीटर है, कोई बोल दे कि नहीं नहीं ये 200 सेंटीमीटर है, तो भाई क्या बात अलग हो गई, क्या बात अलग हो गई क्या? अरे तुम्हारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, लेकिन इसकी जो लेंथ है क्या वो मीटर्स में मेजर करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी, और सेंटीमीटर्स में करोगे मेजर तो क्या ये छोटी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, जो मीटर में आ रहा है वही सेंटीमीटर में आएगा, तो इसलिए अपन बोलते हैं 2 मीटर इक्वल टू कितना होता है 200 सेंटीमीटर। आया समझ की नहीं आया? तो वही वाली बात है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो कुछ भी है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, तो अब वो उसको मेजर करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है ना एज इटसेल्फ फिजिकल क्वांटिटी, उसकी वैल्यू सेम है, उसकी इंटेंसिटी सेम है। आया समझ की नहीं? उसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, जैसे कि मीटर्स में रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। अगर मैं उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर हुआ? तो यही वाली कहानी है। जब डिग्री में करूंगा ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट से रेफर करूंगा तो 0 होता है, और कितने डिविजन्स थे 100। अगर अब टेम्परेचर बराबर ही होने वाला है, ऑब्वियसली सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा T सबस्क्रिप्ट F, ठीक है, मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या था भैया, सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट वॉज टेकन टू बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट इज टेकन टू बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो माइनस कर देंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैलिब्रेशंस कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, इस फ़ारेनहाइट स्केल पे कितने डिविजन्स होते हैं, 180 डिवाइड कर दो 180 से, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा फट से, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, पूरा सीन क्लियर है। चलो अब आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या फिर केल्विन स्केल। केल्विन डिजाइन द स्केल ऑफ टेम्परेचर विथ इट्स 0 एट -273 with its 0 at -273 and size of each degree is same as that of Celsius scale। जितना सेल्सियस स्केल में साइज आया था सेम उतना ही स्केल यहाँ पे होता है, ठीक है। अब जरा गौर करो, किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है मान लो केल्विन्स में, तो क्या करना पड़ता है, बस 273.15 को ऐड कर देना पड़ता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई टेम्परेचर जो था ना मेरे पास वो था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो वो केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273.15 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 298.15 केल्विन। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन्स में अगर कन्वर्ट करना है तो बस 273.15 को ऐड कर दीजिए, काम खत्म हो जाता है। ये इसका बेसिक सा फंडा होता है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, पहले जल्दी जल्दी जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है, ओके कूल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये अपने पास 3 स्केल बने हुए, तो जरा गौर करना, किस पे खास तौर से गौर करना है आपको। रेड से बनाते हैं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो। सेल्सियस में क्या होता है, सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसी को फ़ारेनहाइट में क्या बोला मैंने, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉयल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैंने क्या सिखाया था, 273.15 को इग्नोर कर दो। तो अगर आपको किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल पे कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐड 273.15, इवन इग्नोर 0.15, तो 273 को ऐड कर दीजिए। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में, इसमें 273 ऐड कर देंगे तभी तो आया 273 केल्विन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस स्केल पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो जब मुझे उसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो बस 273 को ऐड कर दो, तो 273 प्लस 100 करूंगा तो 373 केल्विन। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का श्योर हो, ओके डन। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना अलग से, जो यहां बना हुआ ना बकायदा डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट अलग से ले लो। हो गया, चलो बहुत 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 शानदार, आगे बढ़ते हैं। इफ वी एड 273.15 टू द टेम्परेचर वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल, जो सेल्सियस स्केल पे वैल्यू आ रही है अगर मैं उसमें 273.15 को ऐड कर दूंगा, देन मुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट स्केल का पूरा रीडिंग, ठीक है। सिमिलरली वी सब्ट्रैक्ट कर देना 273.15 को केल्विन स्केल में से, तो मिल जाएगा आप लोग को सेल्सियस स्केल में करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। और ये रहा अपने पास इक्वेशन। ये इक्वेशन अपन पहले भी देख चुके हैं कि अगर केल्विन में निकालना है तो क्या करोगे, जो डिग्री सेंटीग्रेड में था उसमें 273.15 को ऐड कर लेना। उसी इक्वेशन को घुमा के ऐसे लिख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का पूरा मसला क्लियर, ओके। इफ टी के इज द टेम्परेचर, टी सबस्क्रिप्ट के मतलब केल्विन स्केल पे टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन द केल्विन स्केल, वी मे रीराइट द एंटायर इक्वेशन एज फॉलोज। जरा गौर करना, वापस से ये तीनों इक्वेशन जो है ना, ये तीनों चीजें आपको सम अप करने के तौर पे यहां पे दे के रखी हुई हैं। अब जरा गौर करो कैसे,
सेल्सियस स्केल पे क्या टेम्परेचर होगा, टी सबस्क्रिप्ट सी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। नंबर ऑफ कैलिब्रेशंस, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 100 के बराबर। भाई सेम ही टेम्परेचर होगा। अब उसको मेजर करने के तरीके अलग अलग हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे अलग स्केल हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में अलग स्केल हो जाएगा, डिग्री केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर अलग स्केल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करें, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है उसका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ कैलिब्रेशंस कितने हैं, भूलना मत, फ़ारेनहाइट स्केल पे 180 कैलिब्रेशंस होते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन स्केल की बात करनी पड़ेगी। भाई केल्विन स्केल पे कोई भी टेम्परेचर होगा उसको मान लेते हैं टी सबस्क्रिप्ट के। ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 273.15। ठीक है, याद करो याद करो याद करो, डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री, तो केल्विन पे कितना होगा भैया, 273.15 को ऐड करना पड़ेगा ना, तो ऐड कर दिया, आ गया 273.15। तो एनी रैंडम टेम्परेचर माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ कैलिब्रेशंस, एग्जैक्टली उतने ही हैं जितने डिग्री सेल्सियस स्केल पे थे। वहां पे लिखा भी हुआ था, मैं एक बार दिखा भी दूंगा इसको। ये वाला पूरा पल्ले पड़ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बाकायदा से जल्दी। आखिरी वाली इक्वेशन तो भाई साहब दिल में बसाने लायक इक्वेशन है, एक तरफा इक्वेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ के लिखा हुआ था ना, हाँ जी, एंड साइज ऑफ, इसकी बात चल रही है एब्सोल्यूट वाले की, मतलब केल्विन वाले की। एंड द साइज ऑफ ईच डिग्री इज सेम एज दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिब्रेशन 100 थे, तो फिर अपने पास एब्सोल्यूट दैट इज केल्विन वाले में भी 100 ही कैलिब्रेशन, 100 ही डिविजन होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो गया। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके हैं बेहतरीन तरह से, तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोग को बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया होगा। अब जो कुछ पढ़ाया था, स्क्रीनशॉट बोला था, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अब लिख लेना, समय आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब उसको जाकर के लिख लो, तुम्हारे नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे। नोट्स को रिवाइज कर लेना, काम खत्म। तो हीट एंड टेम्परेचर का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बस डू रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।